नेक्स्ट चैप्टर है वाइटल पल्प थेरेपी, पल्पोटमी एंड एपेक्सिफिकेशन। तो बेसिकली वो ये इसमें ऐसे है कि आपने टूथ को वाइटल रखने के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, अगर एक्सपोज होने वाला है या एक्सपोज हो गया है, या फिर दूसरा ये है कि आपने बाकी जो टूथ की फॉर्मेशन है वो कंप्लीट करवाने के लिए जो टूथ का पल्प है उसको वाइटल रखना है। ये इस तरह के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। तो हमें पता है कि पल्प जो है वो अगर उसके पास इवन डेंटीन के थ्रू भी कोई नॉक्शियस स्टिमुलाई आए तो वो रेपिटेटिव डेंटीन की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है और प्रोटेक्टिव एक काम स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से एक तो उसकी वाइटलिटी मेंटेन रहती है, दूसरा ये कि जो केरीज या जो भी नॉक्शियस स्टिमुलस है उसको भी पल्प तक पहुंचने में टाइम लगता है। दूसरा ये है कि जो पल्प है वो बेसिकली डेंटीन को मॉइस्ट रखता है, जिसकी वजह से डेंटीन में जो रेजिलियंस और टफनेस है वो उसकी मेंटेन रहती है। तो हिस्टोरिकली ये समझा जाता था कि अगर एक दफ़ा पल्प आपका एक्सपोज हो गया तो अब ये बचाया नहीं जा सकता, ये ठीक नहीं हो सकता। लेकिन वो कहता है कि रिसेंटली जो अब एडवांसमेंट हुई है डेंटिस्ट्री के अंदर उसमें क्लियर है कि ये कि अगर एक्सपोज हो भी जाए पल्प आपका तो उसको बचाया जा सकता है। फिर जो मटेरियल्स इस काम के लिए यूज़ होंगे, जो बेसिकली पल्प को एक्सपोज होने लगा है या एक्सपोज होने के बाद उसकी वाइटलिटी को मेंटेन रखेंगे, उसमें आपके डिफरेंट जो मटेरियल्स आते हैं उनकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि वो पल्प की वाइटलिटी को मेंटेन रखे, रेपिटेटिव डेंटीन फॉर्मेशन स्टार्ट करवाए, बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरियोसिडल हो ताकि अगर कोई बैक्टीरिया इन्वेड कर गया तो उसको भी किल ऑफ कर दे, ऐसा ना हो कि नीचे इन्फेक्शन पड़ी रह जाए। फिर यह है कि जो डेंटीन है उसके साथ भी बाउंड करे और जो ऊपर आप रेस्टोरेशन करेंगे उसके साथ भी बाउंड करे, अदरवाइज़ उसको लगाने का फ़ायदा नहीं होगा। अगर उसके ऊपर आप रेस्टोरेशन ही नहीं कर सकते तो फिर क्या फ़ायदा होगा। फिर यह है कि रेस्टोरेशन कर दिया तो उसमें जो क्लूजल फोर्सेस पड़ेंगे वो उसको आसानी से रेजिस्ट भी कर सकता हो। फिर स्टेराइल होना चाहिए और प्रेफरेबली रेडियो ओपेक होना चाहिए, यानी अगर आप कोई एक्सरे करवाएं तो उसमें ये नज़र भी आए। तो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उसके अंदर, उसमें आपका सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फिर MTA और लास्ट में बायोडेंटीन है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेसिकली अगर आपने ऑपरेटिव में फिलिंग्स की हो तो आपको पता होता है, डीप कैविटी प्रिपेयर कर लें तो डाइकेल नाम का एक मटेरियल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो जिसकी आप लाइनिंग देते हैं और उसके ऊपर आप रेस्टोरेशन करते हैं। बेसिकली ये करता है कि जो ओपन डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होती हैं उनको क्लोज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो भी केरीज वगैरह होगी वो फर्दर पेनिट्रेट नहीं करेगी। दूसरा ये जो है ये अल्कलाइन होता है काफ़ी ज़्यादा, तो जो इनऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये उनको भी काउंटर करेगा। तीसरा ये है कि ये मिनरलाइजेशन करवाएगा, जितनी ये मिनरलाइजेशन करवा देगा ऑब्वियसली उतना ही बैक्टीरिया के लिए फर्दर प्रोग्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मिनरलाइजेशन ये करवाता है उसका कैल्शियम कंटेंट जो है ये अपने अंदर से नहीं देता, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कैल्शियम है वो मिनरलाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, जबकि जो आप समझें ब्लड सप्लाई के थ्रू जो कैल्शियम वगैरह आ रहा होगा वहाँ पे वो कैल्शियम ही ये स्टिमुलेट करवा के मिनरलाइजेशन करवाएगा। तो ये एक इनिशिएटर है रादर देन अ सबस्ट्रेट फॉर रिपेयर, यानी ये स्टार्ट करवाता है मिनरलाइजेशन, ये खुद मिनरलाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता। फिर इसकी जो है बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कैसे काम करता है, तो ये है कि जो कैल्शियम आयंस हैं इसके वो करते हैं कैपिलरी परमेबिलिटी को रिड्यूस करेंगे, तो वहाँ पे सीरम फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, और जो इनहिबिटरी पायरोफॉस्फेट है ना उसकी जो कंसंट्रेशन है वहाँ पे वो कम हो जाएगी। तो इनहिबिटरी पायरोफॉस्फेट का बेसिकली काम है कि मिनरलाइजेशन को रोकना है उसने, तो जब इसकी लेवल्स कम हो जाएंगे तो मिनरलाइजेशन ऑब्वियसली प्रमोट हो जाएगी। दूसरा कैल्शियम आयंस का काम ये है कि वो कैल्शियम डिपेंडेंट पायरोफॉस्फेट को एक्टिवेट करते हैं या उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो एक इसका काम है कि इनहिबिटरी पायरोफॉस्फेट को कम करना है, और दूसरा है कि जो पायरोफॉस्फेट है उसको इंक्रीज़ करना है। तो ये दोनों कामों के थ्रू मिनरलाइजेशन को इंक्रीज़ करवाएंगे। दूसरा हाइड्रोक्सिल आयंस है, उन्होंने बेसिकली जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको न्यूट्रल करना है, और जब pH ऑब्वियसली ज़्यादा होगी नॉर्मल की तरफ जाएगी तो वो भी पायरोफॉस्फेटेज की एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमम pH होगी तो वो ज़्यादा काम करेगा उसमें। फिर ब्रीफली ये है कि जो ये बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाने के बाद जो साथ जो उसका स्ट्रक्चर लगा हुआ है वहाँ पे ये मिनरलाइजेशन करवाएगा, तो उसमें क्या क्या जोन्स बनेंगे, तो जो बिल्कुल उसके एडजेसेंट टिश्यू होगा ना जिसको वो कांटेक्ट कर रहा होगा वो बेसिकली उसकी कॉस्टिक इफेक्ट की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो उस एरिया को कहेंगे जोन ऑफ ऑब्लिट्रेशन। जोन ऑफ ऑब्लिट्रेशन के नीचे जो थोड़ा सा डीपर एरिया होगा वहाँ पे आपका नेक्रोसिस हो जाएगा, तो उसको कहेंगे जोन ऑफ कोएगुलेशन नेक्रोसिस। इसको बेसिकली आप ममीफाइड जोन भी कहते हैं। उसके नीचे जो एरिया है वहाँ पे डेंटीन ब्रिज फॉर्मेशन होगी, यानी यहाँ पे आपकी मिनरलाइजेशन स्टार्ट हो रही है जो वो करवा रहा है।
और उसके नीचे लाइन ऑफ डिमार्केशन है कि यहाँ तक उसका इफेक्ट आया, उसके नीचे नॉर्मल आपका पल्प टिश्यू जो है वो पड़ा हुआ है। नेक्स्ट मटेरियल आपका MT है। MT बेसिकली आपके जिन चीज़ों से मिलकर बना उसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनाइट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट है जो सिर्फ ग्रे MT में होता है, दूसरा वाइट MT होता है, ठीक है। और बिस्मथ ऑक्साइड है जो बेसिकली रेडियो पैसिफायर है, यानी वो आपकी एक्सरे पे उसको ज़्यादा विजिबल करवाएगा। तो बेसिकली ये इसका सेटिंग रिएक्शन ऐसे है कि जब ये मिक्स करेंगे वाटर के साथ या ब्लड के साथ, अगर ये मिक्स होता है आपका, तो ये वेट होने के बाद दो चीज़ों में चेंज हो जाएगा। एक कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रोजेल बनेगी और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रोजेल का काम यह है कि उसने 3-4 घंटे में ना सॉलिड होकर वहाँ पे एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना लेना, यानी बेसिकली ये वो बैरियर होगा जो फर्दर प्रिवेंशन ऑफ केरीज को रोकेगा। और दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो पीछे पड़ा सारे काम वही करेंगे बेसिकली। उसने यहाँ पे सिर्फ ये बताया कि वो pH इंक्रीज़ करेगा, लेकिन ऑब्वियसली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो जो काम उसने करने हैं सारे वो यहाँ पे भी करेगा। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि ये जो डेंटिनल ब्रिजिंग करवाएगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा होगी और जल्दी बनेगी। दूसरा ये कि ये ज़्यादा रेजिस्टेंट है पेनिट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया को रोकने में। फिर है कि इसमें ज़्यादा अच्छी एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, ये ज़्यादा बायोकम्पैटिबल है, ये हाइड्रोफिलिक है, यानी प्रेजेंस ऑफ वाटर में भी ये सेट हो जाएगा, उसमें इशू नहीं होगा कि आप उसको ड्राई फील्ड रखें, ये वाटर में भी सेट हो जाएगा। और क्योंकि ये ज़रा अल्कलाइन होता है, pH 12.5 तक चली जाती है, तो ये डेंटिनोजेनेसिस भी करवा सकता है। नेक्स्ट बायोडेंटिन है। बायोडेंटिन कैल्शियम सिलिकेट बेस्ड मटेरियल है जो यूजली परफोरेशंस के रिपेयर में यूज़ होता है। रिजॉर्प्शन जहाँ पे हो जाए, यानी वहाँ पे परफोरेशन हो गई तो वहाँ पे यूज़ होगा, या एपेक्सिफिकेशन करनी हो, या जो आपका एपिसेक्टमी है या रूट एंड्स फिलिंग है, यानी आप रूट की तरफ से फिलिंग कर रहे हैं, रूट की थोड़ा सा एपेक्स काट के वहाँ पे जो फिलिंग कर रहे हैं उसमें ये यूज़ होता है बेसिकली। तो कंपोजिशन इसकी ऑलमोस्ट सेम है MTA से, लेकिन ये पाउडर लिक्विड दोनों में आता है। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह होते हैं, और लिक्विड में आपका कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो इसको बेसिकली आपने कैप्सूल में डालना है और एक ट्रिचुरेटर के अंदर आपने डालना है, जिस तरह एमैल्गम मिक्स करते हैं उसी तरह आपने इसको डाल देना है। तो 30 सेकेंड्स के लिए तो होता है बेसिकली ये कि वही ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की जेल बन जाएगी एक, और साथ बल्कि कैल्शियम सिलिकेट की जेल बनेगी और साथ आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो बेसिकली काम वही हो रहा है। जो जेल होगी वो ऑब्वियसली थोड़ी देर में हार्ड हो जाएगी। वो ये कहता है कि जो अनरिएक्टेड रह जाएगी ना, उसके अराउंड आपकी जो जेल होगी वो आ जाएगी। तो जो अनरिएक्टेड पार्टिकल्स हैं वो स्लोली फिर करेंगे, वो रिलेटिवली इम्परमिएबल हो जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली स्लोली वो दोबारा जो है वो वाटर की प्रेजेंस में जेल फॉर्म में आते जाएंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स लेगा सेट होने में। और इसमें आपने ये ख्याल करना है कि जो मॉइस्चर कंट्रोल है वो आपका ज़रूरी होना चाहिए, वाटर की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। बायोडेंटिन के एडवांटेजेस ये हैं कि ये पल्प कैपिंग से लेके पूरी कैविटी को फिल करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। टूथ को स्टेन नहीं करता, इसकी रेडियोपेसिटी अच्छी है, उसके लिए ज़्यादा प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डेंटिन से अच्छी है, और माइक्रो लीकेज रेजिस्टेंस रेजिन फ्री फार्मूला की वजह से ज़्यादा होती है। बस ये कुछ पॉइंट्स हैं।